हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जोहार। आज हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग दिसंबर 2022 के लिए एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और साथ ही इसके फॉर्म भी भरना प्रारंभ हो चुका है। तो बहुत सारे छात्रों को इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये एग्ज़ाम होता क्या है, किसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है और साथ ही इससे बेनिफिट हमें क्या मिलता है, और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट ये कि इसके लिए योग्यता क्या होती है, साथ ही इसमें जो सिलेबस है इसका पैटर्न क्या है, और साथ ही अगर हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि अगर किसी को टीचर बनना है तो सामान्यतः उनका मन में आता है कि अगर आप या तो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं तो बीएड कर लीजिए, उसके बाद टीजीटी, पीजीटी और जो स्टेट लेवल के जैसे कि झारखंड में जेटेट हो गया और दूसरे स्टेट में भी आपका अपने स्तर पर जो टेट लिया जाता है और सीटेट भी एक होता है, उसके आधार पर टीचर बनने के लिए हम लोग को पता होता है। लेकिन कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, वहाँ पर भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, एसओडी, उन सब की नियुक्ति होती है। तो आखिर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि जिससे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो लिया जाता है ये टीचिंग फील्ड में ही एज आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, उसी के रिगार्डिंग है। तो उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसके फॉर्म कल से ही भरना प्रारंभ हो चुका है, इसका हम लोग डेट वगैरह देखेंगे और भी अन्य बातें देखेंगे और अन्य जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए यूजफुल है और इसको कैसे अप्लाई करना है उन सभी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही इसमें अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि और भी छात्र यहाँ जुड़ सके। और यहाँ पर आपको सारे लाइव क्लासेस हो गया और जो अन्य वीडियोस हो गए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसकी जो परीक्षा होती है, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं जो ये परीक्षा है आपका, ये जो परीक्षा है आपका यूजीसी नेट, ये परीक्षा कौन कंडक्ट करता है। पहले जो ये कंडक्ट किया जाता था सीबीएसई के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता था, लेकिन जब नई गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने इसमें थोड़ा बदलाव किया था और इसके लिए एक नेशनल लेवल पर एक संस्था का गठन किया गया था जिसे बोला गया एनटीए, और इसी के द्वारा जो है परीक्षा जो है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कंडक्ट किया जाता है। एनटीए सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही परीक्षा कंडक्ट नहीं कराती है, बाकी अन्य बहुत सारे जो आप देखिएगा फार्मेसी के केस में, डेंटल के केस में या फिर जेई हो गया, बहुत सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। उसी में एक यूजीसी नेट परीक्षा भी एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। जो नियम है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो यूजीसी नेट परीक्षा है साल भर में 2 बार परीक्षा ली जाती है, साल भर में 2 बार ये परीक्षा कराई जाती है। अभी बोलिएगा सर कि पिछले साल तो एक साथ ही लिया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि कोरोना के समय से परीक्षाएं साल भर में 2 बार नहीं हो पाई थी, बहुत सारे पेंडिंग भी रह गई थी। तो इसीलिए देखिएगा पिछले कुछ वर्षों से जो है मतलब 1-2 साल से इसमें क्या हो रहा था कि जो परीक्षा थी एक ही साथ मर्ज करके, जैसे कि सामान्यतः जो इसमें डेट निकाला जाता है जून और दिसंबर, जून में एक परीक्षा होगी और 1 दिसंबर में परीक्षा होगी। जब किसी साल परीक्षा नहीं होती है तो उन दोनों को मर्ज करके एक ही बार निकाला जाता है। जैसे कि अभी पिछला जो एग्जामिनेशन लिया गया था 2022 में, ये आपका दिसंबर 2021 का और जून 2022 का एक साथ लिया गया। जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया कि अभी जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा मतलब फॉर्म जो आया है दिसंबर 2022 का आया है, दिसंबर 2022 का। तो अब ये परीक्षा तो दिसंबर में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि सेशन जो है पिछले समय से ही जो कोरोना की वजह से लेट चल रहा है, इसलिए देखिएगा इसका जो परीक्षा की तिथि जारी की गई है करीब फरवरी या मार्च के लगभग है। आप देखिएगा जो अभी शिक्षा मंत्री हैं जो देश के, उन्होंने एक और नोटिस जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि जून 2023 के लिए भी, चूंकि आप देखिएगा जून 2023 का लेट हो जाएगा, इसीलिए अभी ही उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जून 2023 का इस बार जो है अलग से परीक्षा लिया जाएगा। मतलब कि इस बार कंबाइन करके मर्ज करके नहीं लिया जाएगा। दिसंबर का ये अलग हो रहा है और जून 2023 का अलग से लिया जाएगा। अभी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो दिसंबर
2022 का लिया जाएगा परीक्षा। अब इसमें आते हैं हम लोग कि सबसे पहले तो इसमें हम लोग, आप में से बहुत सारे छात्र ये जानने को इच्छुक होंगे कि ये परीक्षा कौन दे सकता है, मतलब कि इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इसके अगर हम सबसे पहले बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आपका मिनिमम होना चाहिए। बहुत सारे छात्र या तो ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद देखिएगा कंपटीशन के लाइन में आ जाते हैं, या तो एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, रेलवे हो गया, और बहुत सारे फील्ड में तैयारी करते हैं। और पीजी वगैरह कोई हो सकता है कि नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे छात्र जो है पीजी बहुत बाद में करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो नेट के लिए है, यूजीसी नेट के लिए कम से कम पीजी चाहिए ही। हाँ, अगर आप अपीयरिंग वाले भी छात्र हैं, जैसे कि किन्हीं का 2023 में जो है कंप्लीट होने वाला है, तो आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अपीयरिंग छात्र भी जो मतलब पीजी में भी कर ही रहे, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मिनिमम परसेंटेज का भी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो 55% आपका मिनिमम होना चाहिए। और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका एसटी एससी हो गया, ओबीसी हो गया, और अन्य कैटेगरी में, तो यहां पर आपका 50% मिनिमम होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पर एज की। एज को जो मिनिमम है उसको समझने से पहले एक यहां पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि जो नेट परीक्षा ली जाती है, यूजीसी नेट, जो एनटीए के द्वारा कराया जाता है, ये परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यहां पर दो चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहला, आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और दूसरा आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर जेआरएफ के लिए, क्योंकि ये दोनों एलिजिबिलिटी जो है, मतलब कि ये दोनों जो आपका क्राइटेरिया है, आपको नेट परीक्षा के आधार पर ही जो है आपका निर्धारित होता है। इसमें अब ये सबसे पहले ये समझते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप समझ गए कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी कॉलेज में अगर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि ये जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये होता क्या है। तो आपको बता दें, जैसे कि आपको पता होगा कि पीजी करने के बाद अगर आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो पीएचडी वगैरह भी आपको पता होगा, पीएचडी वगैरह करना पड़ता है। और पीएचडी करीब आपका मिनिमम 3 साल का, और करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल में उसको पूरा करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए हम यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तो दोनों चीज़ आपको बता दी है कि अगर कॉलेज में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एज अ पीएचडी अगर करके भी आप बन सकते हैं, या तो नेट जेआरएफ नेट का क्लियर है तो भी बन सकते हैं। तो फिर ये जेआरएफ का क्या रोल होता है? तो जेआरएफ का रोल होता है कि अगर मान लीजिए आपने जो पीएचडी करना चाहते हैं और आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब जितने साल का आपका पीएचडी होगा उतने साल तक आपको एक निश्चित राशि हर महीने जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है आपको पीएचडी करने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इस बार परीक्षा देते हैं और आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, जैसे कि कोई छात्र है इकोनॉमिक्स का उसने पीजी किया हुआ था और इसने फॉर्म भरा यूजीसी नेट का, और उसका असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों क्लियर हो गया। तो मान लीजिए अब जेआरएफ भी उसका क्लियर है, तो अगर वो आगे पीएचडी करना चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे भारत में देखिएगा, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में भी देखिएगा, तो भले ही आपका ये यूजीसी नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, लेकिन अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर का उनको नौकरी नहीं मिल पाया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समय पर यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना नियुक्ति वैकेंसी जारी नहीं करती है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टम हैं, उस चीज़ का पालन नहीं होता है, नियुक्तियाँ निकलती भी है तो बहुत सारे जो पैरवी वगैरह और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि अन्य नियुक्ति में होता है, इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुरंत यूजीसी नेट वगैरह निकला और अगले साल या फिर उसी साल हो गया कि जॉब लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है।
क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार आप देखिएगा तो करीब 70,000 से ज्यादा, मतलब 1 लाख हो गया, और भी आंकड़ा पार कर सकता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई है, लेकिन अभी उन तक उनको जॉब नहीं मिला है, या तो जॉब मिला भी है तो एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है उसके रूप में वो कॉलेज में लेक्चरर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान दे रहे हैं। तो ऐसी समस्या है, क्योंकि परमानेंट नियुक्तियां बहुत ही कम होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसकी वजह से भी बहुत सारे पेंडिंग में है। झारखंड में ही देखिएगा तो आपको पता होगा कि अभी जेपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है कुछ दिन पहले, तो उसमें आप देखिएगा तो अलग अलग पद के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है आपका जेपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू लेती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे राज्य में, झारखंड में क्या नियुक्ति के लिए नियम है। परमानेंट जो नियुक्ति होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो जेपीएससी के द्वारा कराया जाता है। झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अगर परमानेंट नियुक्त होना है तो उसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट कराने का काम जेपीएससी का है। जेपीएससी अब सवाल उठता है कि किस तरह से इसमें वैकेंसी निकालती है। जैसा कि अन्य वैकेंसी निकालती है उसी तरह ये भी वैकेंसी निकालेगी, और उसमें एलिजिबिलिटी होता है कि अगर आप या तो पीएचडी किए हुए हैं या फिर नेट जेआरएफ हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, तो क्या जेपीएससी फी से परीक्षा लेती है नियुक्ति के लिए? तो नहीं, इंटरव्यू होता है। जैसे कि अभी जेपीएससी का कैलेंडर देखिएगा, जो छात्र 17-18 में फॉर्म भरा था, आपको बता दें जेपीएससी पिछला जो वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2017-18 में वो फॉर्म भरा गया था। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था, बहुत सारे धांधली होते हैं इसी वजह से। अभी उस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। राज्यपाल भी इसमें अपना एक, चूंकि राज्यपाल ही जो होते हैं वो चांसलर होते हैं हर एक यूनिवर्सिटीज के, तो उनके आगे बहुत सारी चीज़ों सामने आने के बाद उन्होंने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अभी जो है नियुक्ति की जा रही है। और वो इंटरव्यू के आधार पर ही, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आपको लेकर जाना है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ में आपका चयन होता है। यही प्रक्रिया अभी झारखंड में चल रही है। आप समझ सकते हैं कि 2017-18 वाला की नियुक्ति अभी हो रहा है, और अभी तक देखिएगा तो झारखंड में बहुत ही कम वैकेंसी आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वहाँ पर परमानेंट नियुक्ति हो। इसलिए देखिएगा तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या फिर गेस्ट फैकल्टी के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है और उन्हीं से वो काम चलाते हैं। लेकिन उसमें भी गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर है तो कम से कम आपका नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी में इनरोल होने चाहिए, तभी आपको या तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर आपको वहाँ पर नियुक्ति मिलती है। तो वहाँ पर भी आपको फायदा मिलते हैं। और इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि जब परमानेंट आपका वैकेंसी निकलेगा तो उसमें आपका एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो उसका भी आपको वहाँ पर लाभ मिलता है, और नियुक्ति में आपको हो सकता है कि प्राथमिकता वहाँ पर मिल जाए एक्सपीरियंस का, तो ये भी बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसा ये मतलब समझना है कि नहीं है कि यहाँ पर डरा दिए कि नेट जेआरएफ निकलने के बाद भी हमको जॉब नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब नियुक्तियाँ आती हैं उसके आधार पर वहाँ पर परमानेंट जो है आपका जो नियुक्ति होती ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए हमने ये बात बताई थी आपको एज को लेकर, क्योंकि आप देखिएगा तो एज को लेकर यहाँ पर अलग अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैक्सिमम एज का जो प्रावधान है वो नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट में तो वहाँ पर कोई अपर लिमिट तय नहीं किया गया है। अगर आपका 50 साल है, 60 साल है, 40 साल है, 30 साल है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि देखिए जीआरएफ है, जीआरएफ में आपको पीएचडी करने के लिए मिलता है, आप पीएचडी जहां करेंगे, और ध्यान रखिएगा जीआरएफ क्वालिफाई कर लिए पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता है। पीएचडी करेंगे ही तो मिनिमम 3 साल, मतलब कि जितना साल आपको पीएचडी करने में लगता है उतने साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे कि एक आप सब्जेक्ट बताए थे इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, तो सामान्यतः अभी इसमें 35,000 के लगभग जो है आपका स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, 35,000 हर महीने। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एज अ जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होता है उसकी जैसा यहाँ पर पेमेंट हर महीने मिलते रहता है। मतलब अगर 5 साल 4 साल आपका लग जाता है तो ये 4-5 साल तक आपको 35 से 40,000 जो है आपका, अभी 35,000 के लगभग कभी मिल रहा है। तो आपको वहाँ पर वो मतलब परमानेंट आपको, मतलब जब तक पीएचडी करते हैं तब तक आपको मिलेगा। पीएचडी के बाद तो अधिकतर जगह है, हर एक जो कैंडिडेट होते हैं अधिकतर को कहीं ना कहीं बिल्कुल जॉब मिल ही जाता है। जॉब मिल गया तो फिर जॉब से ही आपका सैलरी आने लगता है, तो ये बंद हो जाता है। पीएचडी जब तक कर रहे हैं तब तक ही मिलता है। लेकिन इसके लिए जो मैक्सिमम एज का प्रावधान है अभी जो है इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 30 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए। और वही अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर
एनसीएल में आते हैं, एसटी एससी छात्र हैं या फिर दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए 5 साल का छूट मिलता है। 5 साल का छूट किनके लिए? एसटी एससी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। एक क्रीमी लेयर होता है और नॉन क्रीमी, तो नॉन क्रीमी लेयर को ही सिर्फ ये बेनिफिट मिलता है बैकवर्ड क्लास में, ओबीसी। और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको तो मिलता है पीएचओ कैंडिडेट वगैरह है 5 साल का। 5 साल से ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप या तो जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए, और अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो मैक्सिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। अब सवाल उठता है कि जब हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त वहाँ पर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है? तो बिल्कुल आगे हम बताएंगे। जब आप फॉर्म एप्लीकेशन को ऑन कीजिएगा, उसको भरना प्रारंभ कीजिएगा, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अप्लाई किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। आप यहाँ पर दो विकल्प आपको मिलता है अप्लाई करने का। या तो सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर कि हमको सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, तो ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए देखिएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट या फिर फेसबुक या सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि कोई जो है 4-5 बार 6 बार 7 बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन जेआरएफ के लिए वो अभी भी संघर्ष कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो पहला तो आपका क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि कैसे निर्धारित होता है कि आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? तो दोनों के लिए कट ऑफ होता है, दोनों के लिए सामान्यतः कट ऑफ होता है। जैसे कि मान लीजिए इस बार इकोनॉमिक्स का है, मान लीजिए 55% गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हो सकता है कि 60% 62% जो है जेआरएफ के लिए जाएगा। अगर आपका मार्क्स 62% से ज्यादा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों के लिए क्वालिफाई कर गए। और अगर आपका मान लीजिए 57% है तो मिनिमम कट ऑफ कितना था? 55, तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किए हैं। इसलिए देखिएगा तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो बार बार जो है असिस्टेंट, मतलब कि जेआरएफ के चक्कर में, जेआरएफ में चाहिए तो इसके चक्कर में वो एक ही कैंडिडेट जो है 5-6 बार जो है, 7 बार भी हो गया, कोई लिखते हैं 10 बार क्वालिफाई किए हैं। होता तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम, चूंकि अब 2 एग्जाम हो चुका है तो देते रहते हैं कि कभी ना कभी तो जेआरएफ हो जाएगा, तो ये समस्या होने लगती है। मतलब कि एक ही कैंडिडेट बार बार अप्लाई करके और वही क्वालिफाई करते रहते हैं। अब जनरली जो ये कट ऑफ निर्धारित होता है किस आधार पर होता है? तो इसके लिए बहुत सारे हैं, कैंडिडेट अप्लाई कितना किए हैं और इस बार क्या कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ वगैरह हमेशा एक जैसा नहीं होता है, वो बदलते रहता है। जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपका कि जो पेपर का लेवल कैसा था, डिफिकल्ट लेवल था, मीडियम लेवल था, मॉडरेट लेवल था, तो इस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ क्या रहेगा। और जनरली जो है आपका हर एक परीक्षा जो होती है उसमें 6% जो है आपका जो इतना सीट होता है, जैसे कि आपका कॉमर्स में देखिएगा, इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो कभी 200, कभी 500, कभी 600, हर एक सब्जेक्ट में जो है जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जनरली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3000, 4000 या 5000 हर साल मतलब एक सब्जेक्ट में निकलते हैं एक एग्जाम में। तो मतलब कि बोला जाए तो, अगर देखा जाए तो ये टफ एग्जाम होता है, लेकिन अगर आप सही तरह से तैयारी करते हैं तो एक बार में बहुत सारे छात्र, और बहुत सारे छात्र तो अपीयरिंग में भी हमने देखा है, यहाँ पर जो क्लासेस करते थे या फिर जो हमारे साथ जुड़े थे, अपीयरिंग में भी बहुत सारे छात्र जो है परीक्षा को निकाल लेते हैं। और बहुत सारे छात्र जो है निकाल के अपना या तो सीधे जॉब में चले गए हैं, कहीं पर वो नियुक्त हो चुके हैं, या फिर वो पीएचडी कर रहे हैं और उनको एक निश्चित जो है स्कॉलरशिप भी मिल रहा है पीएचडी के दौरान। तो ये सारे बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपको बता दी, मीनिंग, क्वालिफिकेशन, ये एग्जाम होता क्या है, फिर आपका एज को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो नोटिफिकेशन जो है आपका जो आयोग ने जो है जारी किया। एक अभी बता रहे थे ना आप लोग को कि देखिए यहाँ पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू का टेंटेटिव डेट जारी किया गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट की नियुक्ति हो भी चुकी है और कुछ की नियुक्ति होने वाली है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही जो छात्र या तो पीएचडी कर चुका है या तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, वही इस फॉर्म को भर सकता था। क्योंकि ये फॉर्म पहले ही भराया गया है, अभी ये फॉर्म नहीं भराया है, तो ही वो अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे छात्र इसको लेकर पूछ रहे थे और ये अभी फॉर्म आया हुआ है। अब देखिएगा तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इस बार जैसा कि हमने बताया कि फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। तो आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा यूजीसी नेट, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर वेबसाइट देखिए सबसे ऊपर में ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट इंडिया, UGCnet
nta.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको अप्लाई करने के लिए यही इसी पर आपको क्लिक करना है। अब देखिएगा ये पूरा खुल गया, ये मेन आपका वेबसाइट है, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर कि जो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए एक लिंक मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिएगा तो एक नया टैब खुलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसी टैब पर आपको अप्लाई करना है। आपको चूंकि न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तब ये लॉगिन होगा। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर लिखा रहता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022। अब देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये जैसे एडवर्टाइजमेंट है इसका, जैसे कि आप जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आपका नोटिफिकेशन देखते हैं, यही नोटिफिकेशन है आपका, ये आपका एनटीए नेट के लिए। आप यहाँ पर देखिए ये करीब 68 पेजेस का यहाँ पर दिया हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आपका। टेस्ट के एनटीए क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही एजेंसी जो है पूरा परीक्षा को कंडक्ट कराती है। बहुत सारी परीक्षा लेती है जिसमें कि ये यूजीसी नेट है, क्योंकि यूजीसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए इसका अहम रोल है। क्या क्या है फिर मोड ऑफ पैटर्न वगैरह, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन। ये एडवर्टाइजमेंट जो है हम ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वहाँ पर नहीं भी मिलता है तो यहाँ पर वेबसाइट पर आइएगा, बिल्कुल ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो दिसंबर 2022 है उसके लिए यहाँ पर डेट दे दिया गया है कि कब कब जो है क्या होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जो है 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, सॉरी 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, 17 जनवरी 2023। फिर उसके बाद यहाँ पर फी वगैरह जो पेमेंट करना है, जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपया फीस है। अगर आप EWS OBC वगैरह में आते हैं तो 550, और अगर SC ST है और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर 275 रुपया। थर्ड जेंडर है तो उनके लिए भी 275 रुपया। थर्ड जेंडर का भी एक अलग से कॉलम मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें कुछ फॉर्म में गलतियाँ हैं, उसके लिए भी डेट है 19 से 20 जनवरी 2023 में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फरवरी के सेकेंड वीक में, फरवरी 2023 के सेकेंड वीक में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो डेट वगैरह जो जारी किया गया है आपका, वो 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम होगा ही, झारखंड के जैसा नहीं है, यहाँ पर न्यू नियमावली है, ये हो गया वो हो गया। हाँ, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते हैं, जैसे कि कोरोना हो गया, बहुत तेजी से पिछला बार जो है कैंसिल हुआ था। अदरवाइज ये एग्ज़ाम डेट निश्चित है, ये लिया जाएगा। अब बोलिएगा सर कि फरवरी के लास्ट तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो मेरे पास 2 महीने में तैयारी हो पाएगा? बिल्कुल तैयारी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पीजी के अधिकतर सिलेबस इसमें शामिल होते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं इस बार मेरा से नहीं हो पाएगा, अगला एग्जाम देंगे, तो आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। जैसा कि हमने बताया कि साल भर में ये 2 परीक्षा ली जाती है, तो जून वाला आप तैयारी कीजिए। जून 2023 में भी एक परीक्षा होगा जो अनाउंस कर दिया गया है हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट मतलब इसका एग्ज़ाम जो दिसंबर 2022 का, ये 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में लिया जाएगा, और अगला जो जून 2023 का है वो जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो 6 महीने आपके पास समय बच जाते हैं। तो अब क्या करना है, तो अगर मान लीजिए हमको दोनों अटेम्प्ट करना है तो इस फॉर्म को भरिए, अपनी तैयारी करते रहिए, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है, और उसके अनुसार आप फिर 3 महीने और समय मिल जाएगा, जून के लिए आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का जरूर भरिएगा। अगर आपका टारगेट जून वाला भी है तो इस फॉर्म को भी जरूर भरिएगा। और जिनका पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो बस 2 महीने उनके लिए सफिशिएंट है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि टेंशन लेना है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि नहीं तैयारी कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस को आपको फॉलो करना है, और मेन इसमें जो अपना पेपर होता है अगर आप उसमें अच्छे से कमांड कर लिए तो आपको आसानी से ये निकल जाता है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि रिजल्ट वगैरह डिक्लेरेशन कब किया जाता है, तो बहुत जल्द रिजल्ट वगैरह भी आ जाता है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी बहुत जल्द जाता है। एक चीज़ पहले भी हमने आपको बताया हुआ है कि भारत में इस तरह के एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से कराया जाता है, जिसमें कि तुरंत जॉब नहीं दिया जाता है। जैसे कि रेलवे है, रेलवे का वैकेंसी आता है तो उनमें एक निश्चित रहता है कि हाँ इस बार 25,000, 10,000, 5,000, 1 लाख जो भी है पोस्ट आता है। SSC हो गया, झारखंड में भी देखिए जो EJPSC निकालता है तो उसमें रहता है निश्चित कि हाँ 200 है, 250 है, JCC निकालता है 200 या 250 है। तो ये सब परीक्षा होने में बहुत सारी समस्याएं होती है, क्योंकि इसमें जॉब देना पड़ता है। आप एग्जाम निकाल लिए तो तुरंत आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है,
लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है। सीटेट देखिए बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। इसके अलावा एनटीए नेट देखिए अच्छे से कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो सरकार सर्टिफिकेट दे रही है हाँ कि हम ये सब करवा रहे हैं। हाँ, इसमें भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें तुरंत जॉब देना पड़ता है, तो सरकार को सैलरी देना है, ये देना है, वो देना है, समस्याएं उनको होती है। लेकिन इसमें ये अच्छे से करवाती है, वो भी साल भर में 2 बार। तो इसके पीछे भी कारण, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर ये 2 एग्जाम 2 बार लिया जा रहा है साल भर में, और वो सब एग्जामिनेशन एक बार में भी सही से नहीं कराया जाता है, 4-5 साल का पेंडिंग रहता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता चलता है कि 10 साल लग जाता है एक एग्जाम क्लियर होने में। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अब पास करके सर्टिफिकेट मिल गया और आपने अपॉर्चुनिटी खोजिए कि हमको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, पीएचडी करना है, तो वहाँ पर आपको, ऐसा नहीं कि इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल है। हर साल आप देखिएगा तो यूजीसी नेट एग्जाम जो देते हैं, करीब 10 लाख अभ्यर्थी जो है हर साल एग्जाम देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। यहाँ पर आपको बता दें, अभी जो एनटीए जो परीक्षा लिया जा रहा है, ये करीब 101 सब्जेक्ट का, करीब जहाँ तक उम्मीद है 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट का जो है परीक्षा लिया जा रहा है। मतलब आप पीजी इस सब्जेक्ट में किए हैं तो अपने अनुसार उसको दे सकते हैं। झारखंड के भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, उसके आधार पर भी वहाँ पर एनटीए का एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम होता है, तो उसमें भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई कैसे करना है वो सारे चीज़ यहाँ पर बताया गया है, और फॉर्म वगैरह कैसे भर सकते हैं वो सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। क्लियर है सभी को? मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह सब बता चुके हैं। अब इसके सिलेबस पर आते हैं मेन। अब इसमें हम लोग को जो सिलेबस की बात करना है कि सिलेबस इसका क्या होगा, यही आपका इसका पैटर्न ऑफ एग्जाम। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एनटीए की परीक्षा होती है ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है, ऑनलाइन मोड में। जैसे कि झारखंड में पीजीटी है ना, जेएसएससी देखिएगा तो पीजीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेती है। आप जाइए, पेन और पेपर नहीं मिलेगा, बल्कि कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर इसका पैटर्न क्या है। इसमें भी आपको 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है आपका एक जनरल पेपर होता है, इसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित होता है। बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं, इसमें ऐसे देखिएगा तो 10 सब्जेक्ट होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट से है 5-5 प्रश्न, मतलब कि पेपर 1 में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न जो होता है आपका 2 अंकों का होता है। और पेपर 2 जो होता है आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई छात्र ने अपना पीजी जो किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स से किया है तो इकोनॉमिक्स से रहेगा, कोई छात्र कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स का रहेगा, कोई हिस्ट्री से किया है हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से किया है तो पॉलिटिकल साइंस है। और जो आपका पीजी में सब्जेक्ट है उससे से 100 प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें भी प्रश्न जो होते हैं, एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो पेपर 1 हो गया 100 अंक का, और पेपर 2 जो हो जाता है आपका 200 अंक का। तो कुल जो है 300 अंकों की जो है ये परीक्षा ली जाती है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 घंटे की जो परीक्षा है पेपर 1 और पेपर 2 का, ये कंटिन्यूअस होता है। आपको ऐसा नहीं कि 1 घंटा का परीक्षा पहले ले लिया जाएगा और उसको आधा घंटा का गैप मिलेगा, 1 घंटा का गैप मिलेगा और फिर दूसरा पेपर लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंटिन्यूअस परीक्षा होती है। 3 घंटा मतलब कि कंटिन्यूअस दोनों पेपर को एक साथ, मतलब कि आप एंट्री किए 3 घंटा का परीक्षा देके पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, उसके बाद ही आप वहां पर एग्जामिनेशन हॉल से आपको निकलने दिया जाएगा। मतलब ये दोनों में ब्रेक होता ही नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब सवाल उठता है क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होता है इसमें। जैसे कि टीचर की परीक्षा में देखिएगा तो, एक मिनट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। एक्चुअली इसमें निगेटिव मार्किंग का एक प्रावधान जो है ना, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और टीचर के परीक्षा में एक्चुअली हम लोग को ये पता है ना कि जैसे कि आप पीजीटी में देखिएगा, टीजीटी में, हर परीक्षा में होता है, लेकिन टीचर के परीक्षा में नहीं होता है। तो ये भी एक टीचर की ही परीक्षा है, तो इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने बताया कि हर एक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, मतलब कि आप सही उत्तर देते हैं तो 2 अंक दिए जाएंगे। अब उत्तर नहीं देंगे या फिर गलत उत्तर देंगे
तो आप सवाल उठता है कि क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो नहीं, कोई अंक नहीं काटे जाएंगे और नहीं दिए जाएंगे। अब जो सही उत्तर दीजिएगा, 150 प्रश्न हुए, 100 प्रश्न आपके पेपर 2 से और पेपर 1 से 50 प्रश्न, तो उसमें आप सही उत्तर कीजिएगा तो 2 अंक दिए जाएंगे। उत्तर नहीं देते हैं या फिर गलत उत्तर देते हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे और नहीं अंक काटे जाएंगे। मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फिर फॉर इनकॉरेक्ट रिस्पॉन्स, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये परीक्षा लिया जाएगा, इसमें जो पेपर होगा आपका वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब बोलिएगा सर लैंग्वेज पेपर, मेरा तो हिंदी था, तो हिंदी में ही रहेगा लैंग्वेज पेपर, जो लैंग्वेज है उसी में रहता है। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपका जो सब्जेक्ट है तो आपका हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ रहेगा और किसी अन्य लैंग्वेज में नहीं होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एज लिमिट वगैरह हम बता दिए 30 ईयर्स से। अब ये 30 ईयर्स कब काउंट किया जाता है, तो 1 फरवरी 2023 को आपका उस दिन डेट क्या है उसको देख लीजिए। अगर 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं, एक दिन भी कम है तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिएगा। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ST SC, PWD, थर्ड जेंडर को। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर देख लीजिए, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग। रिजर्वेशन वगैरह वही रिजर्वेशन मिल रहा है, SC को 15%, 7.5% ST को, 27% OBC को जो नॉन क्रीमी लेयर है, 10% जो EWS को मिलता है और 5% जो है आपका जो डिसेबिलिटी वगैरह है, मतलब जितना भी एबव जो रिजर्वेशन है उसके आधार पर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा तो PWD के लिए कुछ यहाँ पर है, तो सब हम लोग के लिए जरूरी नहीं है। अब इसमें एक बार जो सिलेबस वगैरह है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो देखिएगा तो इसमें लास्ट में सिलेबस सब जारी किया गया है, चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं सिलेबस वगैरह। UGC की वेबसाइट पर भी आपको मिलेगा, आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा सिलेबस तो आपको मिल जाएगा। इसमें देखिएगा चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है और इसमें आपको परसेंट नहीं मिलता है, परसेंटाइल मिलता है। 99 हो गया, 100 परसेंटाइल भी कभी कभी रहिएगा, तो वो आपका राउंडिंग ऑफ करके वो निकाला जाता है। उसमें निकालने के लिए यहाँ पर सारा दिया हुआ है कि किस तरह से परसेंटाइल निकाला जाता है। 1 मिनट लगता है इसमें जो है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है जिसका इस बार एग्जाम लिया जा रहा है नेट, तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का अपना कोड भी रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर बंगाली भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 36 कोड है उसका। अगर कोई छात्र है एजुकेशन से मतलब PG किया हुआ है तो कोड नंबर 9 है, कॉमर्स है तो कोड नंबर 8 है। तो टोटल इस बार देखिएगा तो 83 सब्जेक्ट का जो है इस बार NTA नेट एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है, जिनका PG में ये सब्जेक्ट है। और अब यहाँ पर देखिएगा जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ रहेगा, तो प्रारंभ में ही आप अप्लाई कर दिएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम सेंटर देखिएगा अलग अलग, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो बहुत सारे सिटी बदल भी दिया जाता है, तो प्रारंभ में ही अप्लाई कर लीजिए जिससे कि आपको अपना सेंटर, अपना ही शहर मिल सके। तो ये सारे सेंटर दिए हुए हैं आंध्र प्रदेश में, असम में, तो ये सब हम देख नहीं रहे हैं, आप अप्लाई कीजिएगा तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और ये सब अप्लाई कैसे करना, अभी इसमें तो बोलिएगा सर सिलेबस तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस सर्च करना पड़ेगा। UGC नेट सिलेबस, तो सिलेबस सर्च करने के लिए आप यहाँ पर देखिएगा तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर मिलेगा आपको, वेलकम टू UGC न्यू दिल्ली इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.ac.in/net/syllabus.asps, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि इसमें 2 पेपर होता है, तो पेपर 1 यहाँ पर देखिए जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो पेपर 1 यहाँ पर डाउनलोड अपना कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर पेपर 1 आ गया, क्लियर है? तो ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस हो गया। इसमें देखिएगा तो आपका ऐसा हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, पेपर 1 का सिलेबस क्या है हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश में भी रहेगा। और बाकी के जो मेन मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ जो क्लासेस हो रही है कॉमर्स का और हिस्ट्री का हो रहा है और इकोनॉमिक्स का, तो अगर आप उसका भी हम लोग अलग अलग तरह से डिस्कस करेंगे, जिसके आधार पर आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान रखिएगा,
जो भी आपको तैयारी करना है सिलेबस को 100% फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि एनटीए नेट एग्जाम है तो ये आपका जो पीजी के सब्जेक्ट से पूछा जाता है हम उसकी तैयारी कर लें तो हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और पेपर 1 का सेपरेट तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आप पहले नहीं पढ़े हुए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह तो ये तो आप पढ़े होंगे, जैसे कि आपने स्टैटिक्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड अलग हो जाता है। ये तो कंप्रिहेंशन वगैरह जो पैसेज वगैरह होते हैं लैंग्वेज चेक करने के लिए रहता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग वगैरह थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह तो आप बिजनेस वगैरह में पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर डाटा ये तो आपका स्टैटिक्स का ही पार्ट है। आईसीटी आपके लिए एक नया हो जाएगा, पीपल एंड इन्वायरमेंट वगैरह, जो खासकर जो इन्वायरमेंट के बारे में आपका पढ़ना होता है। फिर यहाँ पर जो गवर्नेंस वगैरह, पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इसमें आ जाता है। ये मेन टॉपिक है, इसमें 10 टॉपिक, और ये 10 टॉपिक से हर एक टॉपिक से 5-5 प्रश्न आता है, 50 प्रश्न। उसी तरह जो आपका पेपर 2 है उसमें भी देखिएगा तो यहाँ पर सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, फिलोसफी का, यहाँ पर सारा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर डाउनलोड इसको कर सकते हैं, सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अपना जो सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर देखिए 101 सब्जेक्ट का जो है आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो इसी को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। इसका हिंदी में भी सिलेबस रहता था, ये शायद हो सकता है कि अलग से कुछ सर्च करना होगा। हाँ, ये आपका नया वेबसाइट है, इसी को ध्यान में रखिएगा। इसके लिए वेबसाइट है यहाँ पर ugcnetonline.in, ugcnetonline.in ये वेबसाइट है। इसमें देखिएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पेपर 1 का 2 पेपर इसमें होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 2 तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको लेना है, और पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के छात्रों के लिए कॉमन रहेगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सिलेबस, देखिए यही नया सिलेबस है, वो थोड़ा पुराना वाला हमको लगता है देख रहे थे, तो ये आपका है। लेकिन सिलेबस पेपर 1 का पुराना भी वही था और नया वाला भी यही है, कोई अलग इसमें चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जाते हैं पेपर 1 का हिंदी में सिलेबस। पेपर 1 का देखिए हिंदी में सिलेबस है, शिक्षण, अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसके अलावा युक्ति युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, लोक विकास और पर्यावरण, और उच्च शिक्षा पद्धति। मतलब कि भारत में जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है प्रारंभ से लेकर अब तक क्या है, हायर एजुकेशन में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, यूजीसी की भूमिका और अन्य जो भूमिका वगैरह है, और आज़ादी के बाद जो भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति है, जो विभिन्न कमेटियां बनी समय समय पर भारत में उच्च शिक्षा को सुधार करने के लिए, अभी जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए, वही 10वां टॉपिक है। अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार देखिए पॉलिटिकल साइंस का, इसका भी हिंदी में आपको यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा, इंग्लिश में। कॉमर्स का देखिएगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा इंग्लिश में। इसमें भी 10 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के मन में प्रश्न उठता है, जैसे कि पेपर 1 में 10 सब्जेक्ट था तो हर एक सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न होते हैं, मतलब 50 प्रश्न। तो यहाँ पर भी 10 सब्जेक्ट, यहाँ पर 10 सब्जेक्ट जो 10 यूनिट दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर भी पेपर 2 में भी ऐसा होता है? सब सब्जेक्ट में देखिएगा तो ये सिस्टम होता है, तो क्या यहाँ पर भी हमें हर एक सब्जेक्ट से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एवरेज रहता है आपका। जैसे पेपर 2 में सामान्यतः हर एक सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक यूनिट से, जितने भी टाइप्स के यहाँ पर सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री में भी देखिएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बांटा ही नहीं गया है, तो इसलिए कभी भी यहाँ पर नियम ये नहीं बनाया गया है पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 1 के रिगार्डिंग है कि 10 यूनिट है तो हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न रहेगा, लेकिन पेपर 2 में अगर यूनिट देखते हैं तो उसका ये मतलब अपने से नहीं निकाल लेना है कि हर एक यूनिट से 10-10 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि वो 11 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, या फिर अगर जहाँ पर यूनिट है ही नहीं तो वहाँ पर जैसा है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी देखिएगा यूनिट अलग अलग बटा हुआ है, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी मान के नहीं चलना है। लेकिन ऑन अगर एवरेज निकालिएगा पिछले एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, तो हर एक यूनिट से पेपर 2 में भी 8 से 8, 9, 10, 11, किसी से 8 हो गया, किसी से 9 हो गया, मतलब कि कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई यूनिट से प्रश्न पूछा ही नहीं गया। एवरेज 8 से 11 के लगभग प्रश्न जो है पूछे जाते हैं हर एक यूनिट से,
तो तैयारी करते वक्त इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, वरना बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, नहीं इस बार यूनिट 1 हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, यूनिट 2 को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, यूनिट 3 अच्छा से पढ़ लेते हैं, यूनिट 4 को नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा और बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि हर टॉप यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, जो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। ये पेपर 1 का सिलेबस है। तो फाइनली आपका जितना भी आपका इंफॉर्मेशन था यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और इसमें कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं, आपकी योग्यता मिनिमम क्या होनी चाहिए, एज क्या होना चाहिए, और एग्जामिनेशन ये किस आधार पर कंडक्ट होता है, कौन सा मीडियम में, क्या सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, और हर एक पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस पूरा, अगर आप क्रमवार से तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे द्वारा यहाँ पर जो क्लासेस है, जो कि यहाँ पर अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करके रखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो तैयारी में आपको बहुत सारे हेल्प मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे ही आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कि हमने बताया कि मॉर्निंग में, इवनिंग में और आफ्टरनून में भी हमारे 3 बैचेज अभी चल रहे हैं। आप अपने अनुसार उसको लाइव क्लास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारे छात्र पूछते सर मान लीजिए हम लाइव क्लास में नहीं रहे तो क्या रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको यहाँ पर सारे उपलब्ध होते हैं। साथ ही इसमें आपको क्लास नोट्स हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, जितने भी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ जो पेपर 1 के क्लास चल रहा है और पेपर 2 में कॉमर्स का, इसके अलावा इस वीक में आपका न्यू ईयर के मतलब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी और अन्य सब्जेक्ट का भी आपका क्लास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप इसमें तैयारी संपूर्ण कर सकेंगे। तो जो भी छात्र इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन अपना करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए। आप अगर सिर्फ पेपर 1 के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 का यहाँ पर जो तैयारी होगा हिंदी माध्यम में आपको कराया जाएगा और इंग्लिश माध्यम में भी, अलग अलग दोनों का बैच चलता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको हिंदी में लगता है तो हिंदी में तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी और टेस्ट भी उसी मीडियम में आपको उपलब्ध कराया जाएगा जिस मीडियम में आप ज्वाइन कीजिएगा। तो विलंब ना करें और जल्द से जल्द जो क्लासेस हैं, बैचेस हैं, उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय संपूर्ण तैयारी हो पाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे नए टॉपिक और सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 को हमारी जो क्लासेस हैं उसमें जो मिलने वाले बेनिफिट है वो सारा यहाँ पर क्रमवार बताया गया है, जो चीज़ आपको यहाँ पर सुविधा मिलती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।